हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं किंगडम फंगी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमें पता है कि हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जो कि R.H. व्हिटकर ने प्रपोज किया था। जिसमें से हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट डे हमने किंगडम मोनेरा के बात में की, जो यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स का किंगडम है। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा की बात की, जो यूनिसेलुलर यूकार्योट्स की का किंगडम है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किंगडम फंगी के बारे में। और इसके अलावा भी हमें 2 और किंगडम पढ़ने हैं, जो कि है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। किंगडम फंगी में कौन से ऑर्गेनिज्म्स रहेंगे? किंगडम फंगी के जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं और प्लांट लाइक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म उनका जो बॉडी होता है वो प्लांट लाइक होता है। प्लांट लाइक बॉडी, मल्टी सेलुलर, यूकार्योटिक। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर अगर वो प्लांट लाइक है तो उसे प्लांट में ही क्यों नहीं डाल दिए, किंगडम प्लांटी के अंदर ही क्यों नहीं डाल दिए, इसका अलग से किंगडम क्यों बनाया गया? तो इसके 2 रीजन है बुआ। पहला रीजन, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, यानी ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, ये हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो आपको पता है किंगडम डिसाइड करते वक्त मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मायने रखता है, कि यानी वो कैसे अपना फूड ले रहा है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किंगडम डिसाइड करते वक्त। तो चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्यों ऑटोट्रॉफिक नहीं है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। यानी प्लांट लाइक बॉडी तो है लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। और दूसरा बात, इसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। प्लांट के पास वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ा है, हमने अभी तुरंत प्लांट टिश्यू के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम। फंगी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये 3 रीजंस हो गए जिसके वजह से किंगडम फंगी किंगडम प्लांटी का पार्ट नहीं हो सकता। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है लेकिन पहला बात क्लोरोफिल नहीं है, दूसरा बात हेटेरोट्रॉफिक है, और तीसरा बात इनके पास वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। तो अगर ये तीनों, इसीलिए इसको क्या किया गया, एक अलग किंगडम ही बनाया गया जिसे कहा गया किंगडम फंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किंगडम फंगी देखिए नोट में डिफाइन किया गया है कि द किंगडम फंगी इंक्लूड सिंपल यूकार्योटिक मल्टी सेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स व्हिच लैक क्लोरोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यू। यानी ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है और वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो किंगडम फंगी किसका है। अच्छा, इसका अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये यूकार्योटिक हैं। यूकार्योटिक होने का मतलब इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। यानी किंगडम फंगी के मेंबर्स जो होंगे उनका जो सेल होगा वो यूकार्योटिक होगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे मौजूद होंगे। प्रोकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है, नाम है ईस्ट। जो ईस्ट है, जो फंगी का मेंबर है, फंगी का स्पीसीज है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ना होकर के यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। तो किंगडम फंगी के मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं। किंगडम फंगी के मेंबर्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक ग्रुप ऐसा है जिसे हम ईस्ट कहते हैं, जो कि यूनिसेलुलर है। समझ गए? तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये यूनिसेलुलर है और यूकार्योट्स है तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों नहीं डाले? आपने किंगडम फंगी में इसे क्यों बता रहे हैं? या साइंटिस्ट ने इसे किंगडम फंगी में क्यों डाला? हम लोग लेक्चर एंड होते होते समझ जाएंगे इस बात को। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये मल्टी सेलुलर है। किंगडम फंगी के मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बट बस एक एक्सेप्शन है जो कि है ईस्ट, जो कि कौन है? ईस्ट है। ओके, अब बात करें, कुछ ऐसे भी मेंबर्स है किंगडम फंगी के जिनके जो लाइफ के स्टार्टिंग फेज में यूनिसेलुलर होते हैं और धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। यानी स्टार्टिंग फेज जो होगा लाइफ का उसका वो यूनिसेलुलर होगा और बाद में वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। ऐसे भी फंगी के मेंबर्स होते हैं। समझ गए? तो मल्टी सेलुलर है, बस एक एक्सेप्शन है जो कि है ईस्ट, जो कि आप याद रखोगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसके सेल की बात करते हैं। इसके पास का जो सेल होता है वो यूकार्योटिक होता है और सेल वॉल भी होता है।
लेकिन अब देखो सेल वॉल प्लांट में भी होता है, सेल वॉल इसमें भी है, आप सेल पढ़ चुके हैं ना, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल इसमें भी है, प्लांट सेल में भी है, फंगी के सेल में भी सेल वॉल है, प्लांट के सेल में भी सेल वॉल है, लेकिन डिफरेंस है, जो प्लांट के सेल का सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है, और जो फंगी के सेल का सेल वॉल है वो चिटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चिटिन का बना हुआ है। देख रहे हैं किसका बना हुआ है? चिटिन का। सेलुलोज भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और चिटिन भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। देखिए सेल वॉल के नाम पे आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया के ऊपर में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का है, आर्क बैक्टीरिया के ऊपर में जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन का है, जो कि एक प्रोटीन है, मैंने बताया था लेक्चर्स में। जो यू बैक्टीरिया है उनके ऊपर में जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन का। और फिर हम किंगडम फंगी में जो सेल वॉल है उसके मेंबर पे जो सेल वॉल है वो चिटिन का बना हुआ है, और किंगडम प्लांटी में जो मेंबर्स आएंगे उनका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। चिटिन ले लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकेन ले लीजिए या सेलुलोज ले लीजिए, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी इनका रॉ मटेरियल ये सब कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन स्यूडोम्यूरिन जो आर्क बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वो एक प्रोटीन बेस्ड सेल वॉल था। स्यूडोम्यूरिन एक प्रोटीन है, याद कीजिए, मैंने बताया था, आई होप याद रखना है, इन सब चीजों को याद रखना है बुआ। इनके पास सेल वॉल होता है जो कि बना हुआ होता है किसका? चिटिन का, किंगडम फंगी के मेंबर्स के पास। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसका फूड वूड बनने का सिस्टम क्या है। तो अगर इसके न्यूट्रिशन की आप बात करो तो सबसे पहले ये ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये है हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे, और उस दूसरे पे डिपेंड करने में है या तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे, सेप्रोफाइटिक मतलब दूसरे डिकेइंग मटेरियल, कोई ऑर्गेनिज्म अगर सड़गल रहा होगा, इसका उसका पार्ट सड़गल रहा होगा तो उस पर ये पनपेगा, या नहीं तो ये पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक कहने का मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अपने जिसको हम होस्ट कहते हैं उसके बॉडी से ये अपना फूड लेगा। याद कीजिए मैंने कहा था सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या करता है? किसी दूसरे लिविंग मटेरियल से बिना उसे मारे हुए उसके बॉडी से फूड ले लेता है, वो होता है पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक होता है डिडेकिंग मटेरियल से अपना फूड लेता है, कोई चीज सरगल रहा है वहां से अपना फूड लेता है, तो सेप्रोफाइटिक। और होलोजोइक का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और बॉडी के अंदर फिर उसे डाइजेस्ट करके यूज करता है, तो वो हो जाता है होलोजोइक। लेकिन इसका मतलब है कि जो किंगडम फंगी के जो मेंबर्स होंगे वो या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासिटिक। देखो बाबू ध्यान से सुनो, आपके मन में जो ही मैं फंगी बोलूं ना, आपके मन में दो फोटो बनना चाहिए। एक फोटो बनना चाहिए मशरूम का, मशरूम जानते हैं आप लोग, लकड़ी उकड़ी सर रहा होता है वहां मशरूम निकलता है, गोबर छत्ता जिसे कहते हैं हम लोग अपने गांव घर की भाषा में, उजले उजले कलर का होता है, तो मशरूम आपके माइंड में आना चाहिए, समझ गए। या नहीं तो ब्रेड पे जो फंगस लगता है, रोटी पे कभी कभी आप देखेंगे, या जो ब्रेड होता है उस पर आप देखोगे तो उस पर फंगी लग जाता है, गीला वेट अगर हो गया और रह गया, आजकल बारिश के समय में बड़ा जल्दी लगता है, वो रहोगा तो अगर रोटी रह गया 2-3 दिन तक तो उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स उजले उजले कलर के या ब्राउन कलर के बाहर आ जाते हैं, जो कि क्या है? एक जो कि फंगी का एग्जाम्पल है, फंगस है। तो ये दोनों आपके मन में चमकना चाहिए। किंगडम फंगी सुनते ही, फंगी के मेंबर्स का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला मशरूम का इमेज आना चाहिए और दूसरा ब्रेड पे लगने वाले फंगस का। तो ठीक है ना, तो ये तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करो तो या तो ये सेप्रोफाइटिक है या पैरासिटिक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसकी बात करते हैं, ये जो अपना फूड लेता है उसे वो स्टोर भी करता है फॉर फ्यूचर यूजेज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो फूड स्टोर करता है। तो किंगडम फंगी के मेंबर्स जो फूड स्टोर करते हैं वो या तो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर कर सकते हैं, ये याद रखने की चीज है। किंगडम फंगी के मेंबर या तो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन या ऑयल ग्लोब्यूल्स, यानी फैट अगर स्टोर करेगा तो ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर करेगा तो किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। तो देखिए ये सारी बातें आपके नोट में लिखी हुई है। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। इसकी जो बॉडी होती है, किंगडम फंगी के मेंबर्स की जो बॉडी होती है वो प्लांट लाइक बॉडी होती है, लेकिन उनके बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स ये सब डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यानी रूट अलग, स्टेम अलग, लीव्स अलग, ऐसा नहीं होता है। पूरी बॉडी एक थैलस की तरह होती है, पूरी बॉडी एक थैलस की तरह होती है, यानी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इसे हम इसे थैलोइड कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? थैलोइड कहते हैं, समझ गए। तो किंगडम फंगी की जो बॉडी होती है वो एक थैलोइड होती है। थैलोइड कहने का मतलब इसकी बॉडी में प्लांट लाइक बॉडी है, लेकिन इसका रूट, इसका स्टेम, इसका लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है। देख के पता नहीं चलेगा कि हाँ ये लीव्स, जैसे हम प्लांट को देखते हैं तो हम दिख जाता है ना, हाँ ये लीव्स है, ये स्टेम है, ये रूट है।
आपको फंगी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें इसका जो लाइफ होता है, किंगडम फंगी का जो लाइफ होता है वो दो फेजेज में होता है। एक इसका होता है वेजिटेटिव फेज और एक होता है इसका रिप्रोडक्टिव फेज। एक क्या होता है वेजिटेटिव फेज और एक होता है इसका रिप्रोडक्टिव फेज। अगर बात करें इसके वेजिटेटिव फेज की, तो जब ये वेजिटेटिव फेज में होता है, अपने जिंदगी के वेजिटेटिव फेज में होता है, उस समय ये मेनली खाने पीने में ध्यान देता है, खूब खाता पीता है, ग्रो करता है अच्छा खासा। और रिप्रोडक्टिव फेज में जब ये जाता है तो ये अपनी संख्या बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो किंगडम फंगी के मेंबर्स के दो लाइफ फेजेज है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव फेज एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज इज मेनली कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज कंसर्न्ड विथ रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अगर इसके बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, और जब ये वेजिटेटिव फेज में होगा तो न्यूट्रिशन कैसे करेगा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक। अभी मैंने तुरंत बात की, समझ में आ गया होगा। ये अपना खूब ग्रो करेगा। इसका अगर आप देखोगे जहां पर ये पाया जाता है, मशरूम को आप देखोगे तो इसके पास क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, उसके ऊपर में एक ऐसे छत्ता जैसे लगा रहता है। तो फंगी का यही जनरल है ही कि उसका फिलामेंट होता है, हाइफी कहते हैं हम उसे। किंगडम फंगी का जो एक फिलामेंट होता है उसे हम हाइफी कहते हैं। और जब वो जो आप उसके ऊपर में जो छत्ता देखते हो, सच में उसका रिप्रोडक्शन का मोड है। उसमें वो क्या करता है ना, अपना सारा गैमीट सब तैयार करता है। ऊपर में जो इसका स्पोरेंजियम कहलाता है ऊपर वाला, उसमें वो क्या करता है, सब कुछ स्टोर करता है और टाइम आने पर वो फट जाता है। आप देखोगे जब गोबर छत्ता भी एक टाइम आएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसका ऊपर वाला ऐसे फट जाता है, समझ गए ना। तो वो रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। तो यही है किंगडम फंगी जब यहाँ पाया जाता है तो ग्रुप में पाया जाता है। और एक अगर सिंगल फंगी की बात करो तो वो हाइफी कहलाता है और सारा मिलकर ग्रुप में पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि फंगी आर थैलोइड, यूनिसेलर, यूनिसेलर भी हो सकता है जो कि ईस्ट है, मल्टीसेलर, फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट जैसा, और सिंगल फिलामेंट इसका कहलाता है हाइफा। और बहुत सारे फिलामेंट का जो क्लस्टर होता है, यानी कि बहुत सारा फिलामेंट एक दूसरे के अगल बगल अब सिंगल थोड़े होता है, बहुत सारा एक दूसरे के अगल बगल होता है। और जब वो क्लस्टर होता है यानी जो ग्रुप होता है उसे हम माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसिलियम। नोट में लिखा हुआ है, याद रखने की चीज है। जो क्लस्टर ऑफ फिलामेंट्स है माइसिलियम, और सिंगल फिलामेंट को क्या कहते हैं, हाइफा। फिर सेलवाल उलवाल की सारी बातें हो गई, समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव फेज समझ गए, जिसमें कि वो खाना फूड का एसिमिलेशन करेगा और अपने ग्रोथ पर मेनली फोकस करेगा। और इसके बाद अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, इसका रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअल हो सकता है या एसेक्सुअल हो सकता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन बड़ा मेन फैक्टर है किंगडम बांटने में या क्लासिफिकेशन में। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ लीजिए। देखिए रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि दो पेरेंट मिलकर रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग के कितने पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स, मदर एंड फादर, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जब दो पेरेंट्स मिल करके रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करे और गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर मेल हम लोग की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो मेल गैमिट है स्पर्म, फीमेल गैमिट है ओवम। क्लास 10th में आप जाओगे तो डिटेल्स में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन एक चैप्टर ही है, समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट हो और दो पेरेंट मिल करके रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करे, वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट्स नहीं होता है, सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा का रिप्रोडक्शन सीधे बड़ा होता है, अमीबा डिवाइड कर जाता है, ये सिंगल अमीबा डिवाइड कर गया, फ्यूजन हो गया उसका। दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बर्डिंग, हाइड्रा होता है, उसमें से आपने पढ़ा क्लास 8 में रिप्रोडक्शन डिटेल्स में। हाइड्रा होता है, हाइड्रा में से बर्ड निकलता है, वो बर्ड बड़ा होता है, डिटैच हो जाता है, सेपरेट हाइड्रा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। स्पोर फॉर्मेशन जो कि फंगी में होता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक फिलामेंट जैसा ऊपर में निकलता है, स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। टाइम आने पर स्पोरेंजियम ब्लास्ट करता है, ब्रस्ट ओपन होता है, सारे स्पोर्स चारों तरफ छितर जाते हैं, जहां जहां गिरते हैं वहां नया नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। तो इनका जो है, इनकी बात अगर हम करें, किंगडम फंगी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली किससे होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बना के। स्पोर्स बनाने का मतलब क्या है कि ये फिलामेंट होगा, देखो यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एक मान लो फिलामेंट है, तो इसके ऊपर में ऐसे एक स्पोरेंजियम बन जाएगा जिसके अंदर में स्पोर्स होंगे।
जिसके अंदर में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, और टाइम आने पर ये स्पोरेंजियम फट जाएगा, और ये स्पोरेंजियम फटेगा तो इसके अंदर के सारे स्पोर्स चारों तरफ हवा में फैल जाएंगे, और जहां जहां गिरेंगे ये स्पोर्स जो होते हैं वो बड़े ही अद्भुत होते हैं। उसको कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाओगे वो मरेगा नहीं, उसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, उसको पचा के रखता है, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या करेगा, नया फंगी को पैदा करेगा। यही रीजन है कि हम ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको हम कितना गरम उरम करके तवा पे फुलाते उलाते हैं एकदम, कितना, या बेकरी में ब्रेड ही बनता होगा तो एकदम उसको ओवन में डाल के गरम किया जाता होगा, और तब भी उसमें क्या है, फंगी के स्पोर्स जिंदा बच जाते हैं, और जो ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा डैम्प प्लेस और थोड़ा सा मॉइस्चर अच्छा खासा मात्रा में मिला, तुरंत पैदा हो जाता है। तो स्पोर्स प्रोटेक्टेड रहता है एक शीट के द्वारा, और जो ही उसे फेवरेबल कंडीशन होता है वो बाहर आ जाता है। तो जो किंगडम फंगी के मेंबर्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन का मेन मोड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन जो ईस्ट हैं, ईस्ट मैंने अभी तुरंत कहा, ईस्ट यूनिसेलर है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलर है। इनमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बर्डिंग से होगा। किससे होगा, बर्डिंग से होगा। अगर ये मान लो एक ईस्ट है तो इसके किसी एक साइड से ऐसे एक बर्ड निकलेगा, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये बर्ड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होगा, और इसके अंदर में भी, और टाइम आने पर ये यहां से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और एक नया फंगी बन जाएगा, एक नया ईस्ट बन जाएगा। तो ईस्ट के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो किस मेथड से होता है, बर्डिंग से होता है। जनरल ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट से हो रहा है। तो ईस्ट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बर्डिंग से, या दूसरे जो फंगी के मेंबर्स हैं उनमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जनरली किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। किससे, स्पोर फॉर्मेशन से। फिलामेंट के ऊपर में एक स्पोरेंजियम बनेगा, टाइम आने पर स्पोरेंजियम ब्रस्ट ओपन होगा और उसके स्पोर्स छितर जाएंगे, तो स्पोर फॉर्मेशन से हो सकता है। या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसका जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर में स्पोर्स नहीं बनेगा, उसके अंदर में गैमिट्स बनेंगे। उसके अंदर में क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, और वो गैमिट्स एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेगा, और उसका फ्यूजन होगा और जाइगोट बनके क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, जब स्पोरेंजियम मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाएगा तो अब कलर से भी, कलर का उसका दिख जाएगा आपको, उसका स्पोरेंजियम का कलर होता है, मेल का कलर अलग होता है, फीमेल का कलर अलग होता है। स्मार्ट क्लास जब हम लोग करेंगे, जब यहाँ पर आप आएंगे, इंस्टीट्यूट खुलेगी तो वहाँ पर मैं सारी बातें फिर से रिवीजन में आपको, सारे किंगडम का स्मार्ट क्लास होगा, चिंता मत कीजिए, तो सारी चीज़ें वहाँ भी रिवीजन हो जाएंगी। रिवीजन के साथ स्मार्ट क्लास होगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ईस्ट याद रखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या याद रखना है, ईस्ट आर किंगडम फंगी के मेंबर है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है पेनिसिलम। पेनिसिलम, अब आपको सर पेनिसिलम में ऐसा क्या खास है कि उसे याद रखना है, इसीलिए खास है क्योंकि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया था पेनिसिलम से ही, जो कि किंगडम फंगी का मेंबर है। तो पेनिसिलम का इस्तेमाल ही किया गया था पेनिसिलिन बनाने के लिए। तो पेनिसिलम एक फंगी है, ये याद रखने की चीज है। तो फर्स्ट याद रखना है ईस्ट, सेकेंड याद रखना है पेनिसिलम, एंड थर्ड याद रखना है मशरूम्स। थर्ड क्या याद रखना है, मशरूम। मशरूम कोई एक सिंगल स्पीसीज नहीं है, मशरूम्स में मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। मशरूम एक ग्रुप है, मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ मशरूम है दुनिया में, समझ गए ना। और उसमें से कुछ ही खाने वाले होते हैं, ज्यादातर पॉइजनस होते हैं। इन्हीं की बारी में गोबर के ऊपर में गोबर छत्ता निकला तो निकाल के लाके बना के खा लेना, पता चला भगवान के पास चला गया तू, उसको खाने की गलती मत करना भाई, वो पॉइजनस होता है। कुछ ही मशरूम्स एडिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मशरूम्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मशरूम्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, समझ गए ना। तो मशरूम्स जो एडिबल मशरूम्स हैं उसे हम कहते हैं एगरेकस कैम्पेस्टरिस, आप में नाम लिखा हुआ है, या जिसे हम ग्रिल्ड मशरूम भी कहते हैं। ये बटन मशरूम्स, उसे हम क्या कहते हैं, बटन मशरूम्स या गिल्ड मशरूम्स। गिल्ड मशरूम्स या बटन मशरूम्स जो होता है उसी को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो मशरूम्स में मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ स्पीसीज है, हर एक स्पीसीज इडिबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द पॉइजनस है, ये याद रखिएगा। तो कहीं भी मशरूम दिख जाए तो आप उसे खाने की गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अब तो मशरूम्स का इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं, फूड है वो।
ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? जितना भी बिवरेज इंडस्ट्री है, बिवरेज इंडस्ट्री मतलब शराब बनाने की इंडस्ट्री, हर जगह ईस्ट का इस्तेमाल होता है। जितना भी बिवरेज इंडस्ट्री है, जो भी बियर बनता है, जो भी अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं, वो किससे होते हैं? वो सारे के सारे ईस्ट से। ईस्ट का जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है? जितना भी बिवरेज इंडस्ट्री है, जितने भी शराब बनाने की फैक्ट्रीज है, जहां भी शराब बनाया जाता है। लेकिन शराब किससे बनाया जाता है? किसी न किसी फ्रूट के जूस से, या ग्रेप्स का बन सकता है, या एप्पल का बन सकता है, या किसी भी। और हम लोग के देसी ठेका जो होता है उसमें चावल सरा के बनाया जाता है, कुछ बनाया जा सकता है, यानी कुछ ना कुछ। तो वो जहां भी बिवरेज इंडस्ट्री है, जहां भी शराब बनाने की चीज होती है, वहां ईस्ट का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट करता है फर्मेंटेशन। ईस्ट में ये यूनिक कैपेबिलिटी होती है फर्मेंटेशन करने की। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन के दौरान में होता क्या है, जो ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में, और इथेनॉल ही वो शराब है जो हम पीते हैं। हम नहीं पीते, मतलब पीने वाला लोग पीता है, समझ गए ना? इथेनॉल ही वो शराब है जिसे लोग पीते हैं। इथेनॉल एंड मिथेनॉल, जितने भी ऑल लगे हुए, OL जिसमें लग गया, ऑल लग गया, वो सब अल्कोहल्स हैं, वो सब अल्कोहल्स हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब ऑल जितने भी लगे वो सारे के सारे क्या है? अल्कोहल्स हैं। लेकिन उसमें से पीने वाला अल्कोहल, जो लोग पीता है, जो लोग पी सकता है, वो है क्या? इथेनॉल। आप देखते होंगे, अब तो हम लोग के बिहार में बंद है, या बाहर कहीं भी जहां शराब मिलता है, तो आप कई बार देखते होंगे न्यूज़पेपर में आता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे। जहरीली शराब का मतलब क्या है? देखो, लोग पीता है जो वो इथेनॉल है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि वो इथेनॉल मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, तो वो जहरीला हो गया। मिथेनॉल अगर कोई आदमी पी लेगा तो वो मर जाएगा, या नहीं मरेगा तो अंधा होगा। ये कम से कम होता है, आंख की रोशनी चली जाती है। मिथेनॉल का बड़ा डेंजरस इफेक्ट होता है हमारे आई पर, समझ गए? तो जितने भी, तो चलिए उस पर नहीं जाते हम लोग ईस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बिवरेज इंडस्ट्री जो है, बिवरेज इंडस्ट्री, वो पूरा का पूरा रन कर रहा है किसके ऊपर? ईस्ट के ऊपर, क्योंकि ईस्ट फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में होता क्या है? ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, एंड दिस इथेनॉल इज द, यही इथेनॉल तो होता है शराब में। समझ में आ गया? तो अगर मान लो आपको अंगूर का शराब बनाना है, तो अंगूर का जूस निकालिए, उसमें ईस्ट मिक्स कीजिए और डाल दीजिए। ईस्ट क्या करेगा? उस ग्लूकोज के अंदर, उस अल्कोहल, अंगूर के रस के अंदर, ग्रेप्स के जूस के अंदर जो अल्कोहल ग्लूकोज होगा, उसे वो कन्वर्ट कर देगा किस में? इथेनॉल में। वो शराब बन जाएगा। अब एप्पल के जूस में डाल के, इतना सिंपल नहीं है, और भी उसके प्रोसेसेज होते हैं, लेकिन यही मेन यही है। पूरा का पूरा बिवरेज इंडस्ट्री ईस्ट से चल रहा है। या ईस्ट का इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री में भी किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि जो केक बनाने वाला है, या जहां भी डो, यानी कि जो मैदा का, आप देखोगे मैदा का जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। छोला भटूरा बनाने वाला भी इस्तेमाल करता है ईस्ट का। ईस्ट पाउडर आता है, बाजार में मिलता है ईस्ट पाउडर। तो छोला भटूरा वाला मान लो कल छोला भटूरा बेचेगा, तो छोला छोड़ दो, भटूरा पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। तो जो भटूरा होता है उसका वो रात में ही उसका आटा सानता है, वो डो बनाता है उसका, और उसमें वो क्या करता है? ईस्ट पाउडर मिला के, और हल्का सा एक कपड़ा लेता है और उसे थोड़ा सा गीला करके उसे चारों तरफ से ढक देता है। अगर आप कभी देखे हो, मम्मी भी अगर खाना बनाती है तो इस तरह से करती है, रात में ही उसको डाल के और उसको ढक देती है। उससे क्या होता है ना, जो ईस्ट है वो रात में क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन करने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वह कार्बन डाइऑक्साइड जब उस आटे से बाहर आने की कोशिश करेगा, और आटे से बाहर आने की कोशिश करने के चक्कर में क्या करेगा? उसे फुला देगा। तो डो क्या होगा? थोड़ा सा फूल जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? अच्छा भटूरा बनेगा, भटूरा फूलेगा अच्छा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ईस्ट का इस्तेमाल क्या जाता है? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके मन में था कि सर ईस्ट तो है यूनिसेलुलर और यूकार्योट्स, तो इसे लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों नहीं डाला, किंगडम फंगी में क्यों डाला? तो देखिए, किंगडम फंगी में इसलिए डाला गया क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ईस्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के मेंबर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो ये जो इसका रिप्रोडक्शन का जो मोड था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है फंगी, ईस्ट, इसीलिए इसको किस में डाला गया? किंगडम फंगी में डाला गया, रिप्रोडक्शन की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ गए? इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो कैपेबिलिटी है, इसी की वजह से ये किस में आया? इसी की वजह से ये किंगडम फंगी में आया, नहीं तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में होता। तो याद रखिएगा इसके एग्जांपल्स, मैंने कौन कौन से एग्जांपल के? 3 एग्जांपल। फर्स्ट इज ईस्ट,
which is used in bakery industry and beverage industry. Second is penicillin, which is used in medicine industry, या आप कह सकते हो पेनिसिलिन बनाने के लिए, जो कि एक बहुत दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उस पर पेनिसिलिन बहुत अच्छा काम करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, किंगडम मोनेरा में। और अगर बात करें नेक्स्ट मशरूम्स की बात करते हैं, और मशरूम्स में भी कौन सा मशरूम्स, गिल्ड मशरूम या बटन मशरूम, जिसे हम फूड के रूप में खा सकते हैं, समझ गए। या दूसरे जो मशरूम्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, उसे हम खाते नहीं हैं। तो देखिए नोट में सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक फाइनल चीज जो बचा हुआ है वो है लाइकेन। अब देखो हमने अभी भी देखा कि फंगी या तो पैरासिटिक है या नहीं तो सेप्टोफाइटिक है, एक और है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। होता क्या है, अब देखो आपने पढ़ा क्या, इससे पहले आपने किंगडम मोनेरा में पढ़ा कि यू बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा, तो अगर साइनोबैक्टीरिया के पास या ब्लू ग्रीन अलगी के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है तो वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको वाटर चाहिए ना। आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ले लेगा, लेकिन वाटर कैसे लेगा, रूट तो नहीं है। साइनोबैक्टीरिया तो यूनिसेलर है ना, ब्लू ग्रीन अलगी तो यूनिसेलर, उसके पास रूट तो है नहीं, तो बेचारा पानी ला नहीं सकता। तो वो करता क्या है, अपना एक डील कर लेता है किसके साथ, फंगी के साथ। अब फंगी क्या है, प्लांट लाइक बॉडी, उसके पास रूट है, रूट नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है लेकिन रूट है उसके पास। तो वो क्या होगा, उसके साथ दोस्ती कर लेगा और फंगी कहेगा कि सुनो भाई ब्लू ग्रीन अलगी, हम तुमको पानी ला के देंगे, तुम खाना बनाना और दोनों आदमी खाएंगे। तो फंगी क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर किसे देता है, ब्लू ग्रीन अलगी को या साइनोबैक्टीरिया को। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, उस वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, और उस फोटोसिंथेसिस से जो खाना तैयार होता है वो साइनोबैक्टीरिया भी खाता है, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी भी खाता है और फंगी भी खाता है। तो दोनों को फायदा है ना। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, दो स्पीशीज एक साथ मिलकर रहता हो और दोनों को फायदा हो, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो एक ग्रुपिंग, ये जो दोनों मिलके बनाया, ये जो एक सिस्टम बना दोनों मिलकर के, इसे हम कहते हैं लाइकेन्स। क्या कहते हैं, लिचेन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिचेन्स या लाइकेन। पढ़ने को लोग लिचेन पढ़ते हैं, कोई लोग लाइकेन पढ़ते हैं। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म है फंगी और ब्लू ग्रीन अलगी का, इसे हम कहते हैं लिचेन या लाइकेन। लिचेन पढ़ो, लिचेन, समझ गए। अब अगर बात करो तो लिचेन जो होते हैं वो बड़े ही उनमें टॉलरेट करने की क्षमता जबरदस्त होती है। वो बाढ़ झेल सकता है, सूखा झेल सकता है, सब चीज झेल सकता है, बस एक चीज नहीं झेल सकता, वो है बैड एयर क्वालिटी। अगर कहीं पर पॉल्यूशन है, हवा वहां का पॉल्यूटेड है, तो लिचेन वहां पर नहीं पनपेंगे। लिचेन बाकी हर चीज झेल लेगा, सूखा बाढ़ सब कुछ झेल लेगा, एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस झेल सकता है, फ्लड झेल सकता है, ड्रॉट झेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस ये क्या नहीं झेल सकता, बैड एयर क्वालिटी नहीं। अगर हवा का क्वालिटी खराब होगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो लिचेन वहां पे नहीं पनपेंगे। यानी अगर आपके घर के अगल बगल या आपके एरिया में, आपके रीजियन में लिचेन दिखता है, इट मीन्स आपके एरिया का एयर क्वालिटी क्या है, बहुत बेटर है, ठीक ठाक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत बेकार है, तो दिल्ली में कहीं भी लिचेन नहीं होगा, कहीं नहीं होगा वहां पे लिचेन, क्योंकि वहां का एयर क्वालिटी खराब है। तो किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, किसी भी रीजन में लिचेन का दिखना यह साबित करता है कि वहां की एयर क्वालिटी क्या है, अच्छी है। आई होप आपको समझ में आया होगा लिचेन क्या है, ये भी समझ में आ गया। तो किंगडम फंगी पूरी तरह से आपको समझ में आया, सारे कुछ नोट्स में लिखे हुए, पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। तो ये हमारा तीसरा किंगडम था, जो कि था किंगडम फंगी। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी एक दिन में होने वाली नहीं है, इसमें कुछ फाइलम्स भी पढ़ेंगे, कुछ ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। किंगडम फंगी हो गया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम किंगडम प्लांटी स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।